सोचिए, क्या कोई ऐसा समाज हो सकता है जो बिना किसी लिखे हुए संविधान के एकदम लोकतांत्रिक तरीके से चले? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम मुंडा शासन व्यवस्था की इसी कमाल की दुनिया में झांकने वाले हैं जिसने असल में ये कर दिखाया था। ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा है ना? मतलब आप बिल्कुल शुरुआत से, स्क्रैच से एक पूरा समाज कैसे बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी मोटी मोटी रूल बुक के। खैर, मुंडा लोगों ने इसका जवाब ढूंढ निकाला था, और यकीन मानिए, उनका जवाब जितना सिंपल है उतना ही शानदार भी। तो ठीक है, इससे पहले कि हम इस कमाल के सिस्टम को बनाने वालों से मिलें, ये जानना तो बनता है कि आखिर ये मुंडा हैं कौन। चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। स्कॉलर्स ये तो मानते हैं कि वो झारखंड में आकर बसे, पर सवाल ये है कि आए कहाँ से। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि वो तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से आए, तो कुछ कहती हैं कि दक्षिण पश्चिम भारत से, और कुछ तो दक्षिण पूर्व के समुद्री रास्तों की तरफ इशारा करती हैं। मतलब ये एक पुरानी पहेली है जिसका कोई एक जवाब नहीं। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात है, वो खुद को मुंडा नहीं बुलाते, वो खुद को कहते हैं होरोको, जिसका सीधा सा मतलब है लोग। मतलब उनकी पहचान बस उनके इंसान होने में है, और उनकी भाषा, उसे वो होड़ो जगर कहते हैं। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी जनजाति नहीं है। हम बात कर रहे हैं झारखंड की पूरी ट्राइबल आबादी के करीब 14.5% की। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी वजह से वो संथाल और उरांव के ठीक बाद इस इलाके की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति हैं। मतलब इनका अच्छा खासा प्रभाव है। चलिए, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये लोग कौन हैं, तो अब उस शानदार कहानी पर आते हैं कि इन्होंने अपना राज्य बनाया कैसे। क्योंकि ये सिर्फ कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये तो झारखंड की जमीन पर एक राज्य के जन्म की कहानी है। तो कहानी कुछ यूं है कि ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही विजनरी लीडर रिसा मुंडा के साथ। वो करीब 22,000 लोगों को लेकर इस नई जमीन पर आए, और यहां आकर उन्होंने फैसला किया कि एक राज्य बनाया जाए। और फिर सुतिया पाहन को अपना पहला राजा चुना। उन्हीं के सम्मान में राज्य का नाम रखा गया सुतिया नागखंड, और यहीं से एक लेजेंड की शुरुआत हुई। तो सवाल यह है कि इस नए राज्य ने खुद को ऑर्गेनाइज कैसे किया। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और असरदार 3 टियर सिस्टम बनाया। चलिए इसे एक एक करके लेयर बाय लेयर समझते हैं। देखिए, हर चीज की बुनियाद थी डाओ। ये वो फाउंडेशन था जिस पर सब कुछ टिका हुआ था। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि मुंडा समाज और उनकी सरकार का धड़कता हुआ दिल था। अगला लेवल था पढ़ा। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कई गांव मिलकर एक ग्रुप, एक फेडरेशन बना लेते थे, जो एक रीजनल काउंसिल की तरह काम करता था। अगर गांव ईंटें हैं, तो पढ़ा वो सीमेंट था जो इन ईंटों को जोड़कर एक मजबूत दीवार बनाता था। और फिर सबसे ऊपर था राज। ये थी सबसे बड़ी अथॉरिटी जो सारे पढ़ा के ऊपर थी। इसे आप एक तरह से सुप्रीम कोर्ट समझ सकते हैं, जहां अपील की सुनवाई होती थी और सबसे बड़े फैसले लिए जाते थे। अच्छा, तो इस पढ़ा को थोड़ा और समझते हैं। ये कोई ऐसे ही रैंडम गांव का झुंड नहीं था। हम बात कर रहे हैं 12 से 20 गांव के एक प्रॉपर ग्रुप की, जो मिलके काम करते थे। ये गांव और सबसे ऊपर बैठे राज के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस दोनों को देखती थी। तो ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर तो आ गया, लेकिन इस पूरी मशीनरी को चलाता कौन था? चलिए अब उन की प्लेयर से मिलते हैं जिनकी वजह से ये मुंडा सिस्टम चलता था। सबसे पहले गांव के लेवल पर यहां पावर की एक तिकड़ी थी। पहले थे मुंडा, जो गांव के हेड होते थे, मतलब लीडर। फिर थे पाहन, जो सिर्फ मुंडा के असिस्टेंट नहीं बल्कि गांव के पुजारी यानी स्पिरिचुअल गाइड भी थे। और आखिर में थे महातो। इनका काम था जरूरी मैसेज सब तक पहुंचाना। अब चलते हैं पढ़ा लेवल पर। यहां चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। यहां का बॉस था पढ़ा राजा, उनका राइट हैंड मैन था ठाकुर। फिर आता था दीवान। ये वो मिनिस्टर था जो राजा के ऑर्डर्स को लागू करवाता था। पांडे का काम था सारे रिकॉर्ड संभालना। और फिर एक था लाल, जिसका रोल बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट था। जरा इस पर ध्यान दीजिए। लाल ये बेसिकली आज के वकील जैसा था। उसका काम ही यही था कि वो काउंसिल के सामने केस पर बहस करे, सवाल जवाब करे। सोचिए जरा, ये कितना एडवांस सिस्टम था। हम एक प्राचीन ट्राइबल सोसाइटी में एक प्रॉपर लीगल रोल की बात कर रहे हैं। ये तो कमाल है। और ये सब हमें इस सिस्टम के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर लाता है, और वो है इसका डेमोक्रेटिक होना। ये सिस्टम कितना ज्यादा लोकतांत्रिक था।
ये लाइन देखिए, बड़ा राजा का पद इलेक्टेड होता था। बस एक सेकंड के लिए इस बात को सोचिए। ये कोई खानदानी पोस्ट नहीं थी कि बाप के बाद बेटा राजा बनेगा। नहीं, लीडर को लोग चुनते थे। ये एक रिपब्लिक, एक गणतंत्र की असली आत्मा का सबूत है जो एक प्राचीन समाज में जिंदा था। ये सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो ये सारी डेमोक्रेसी चलती कहाँ थी? ये होती थी अखड़ा में। अखड़ा को आप गांव का सेंट्रल प्लाजा, टाउन हॉल और कम्युनिटी सेंटर सब एक साथ मान सकते हैं। यहीं पर बहस होती थी, झगड़े सुलझाए जाते थे और यहीं समाज के लोग हर दिन एक साथ जुड़ते थे। ये मुंडा दुनिया का असली हार्ट बीट था। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के हमारी अपनी इस कॉम्प्लेक्स और कई बार टूटी फूटी सिस्टम्स की दुनिया में हम मुंडाओं जैसे समाज से क्या सीख सकते हैं? सेल्फ गवर्नेंस के इन पुराने लेकिन इतने बेहतरीन मॉडल से हम क्या सबक ले सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?